हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। ठीक, तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली थी जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एंजाइम के बारे में बताया, फिर उसके बाद एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, यानी कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो सेकेंड यूनिट की जूलॉजी की क्लासेस थी उसमें सबसे पहले आपको एंजाइम के बारे में बताया कि एंजाइम होता क्या है, एंजाइम को टर्म किसने दिया, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक, और एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी, एंजाइम थियरी किसने दिया था, ये सब चीज़ें बताई। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में बताया। ठीक, उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया था, आइसोमेरेज के बारे में बताया, हाइड्रोलेज के बारे में बताया, लाइगेज के बारे में बताया और लाइगेज के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आपको म्यूटेज और ट्रांसफरेंस के बारे में बताया था। तो आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, यानी कि एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और बीएससी सेमेस्टर की तैयारी आपकी आराम से होती रही। ठीक, अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ नोट्स को भी पा सकते हैं। ठीक, और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड अपने मित्रों के साथ। आइए समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को जो है कि क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, यानी कि उसके कार्य करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर, आज हम कुछ ही फैक्टर के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक, अगर आपके सोल्यूशन में, सपोज करिए आपका ये सोल्यूशन है, ठीक, और उसमें एंजाइम की मात्रा प्रॉपर है, यानी कि अच्छे ढंग से है, तब वो क्या करेंगे, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होगी, जो उसका कार्य करने की, रिएक्शन करने की क्षमता होगी वो काफ़ी अच्छे से होगी, यानी कि काफ़ी तेज़ी से होगी। ठीक, सपोज करिए कि यदि आपके बॉडी में, ठीक, एंजाइम प्रचुर मात्रा में है, यानी कि पूरे अमाउंट में है, तो आपके जो कार्य करने की क्षमता होगी, यानी कि आपके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, अदर एक्टिविटी होगी, वो काफ़ी तेज होगी। ठीक, आइए इस बात को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए ये क्या है, वेलोसिटी है, कार्य करने की दर है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक, अगर आपके, ठीक, सॉल्यूशन में या फिर आपके बॉडी के अंदर, ठीक, एंजाइम है, ठीक, एंजाइम तो है ही, लेकिन वो कार्य क्या ढंग से कर रही है, तो यदि आपकी जो वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी वेग है, वो एकदम कार्य करने के, यानी कि टाइम से जितना एंजाइम है उसी के हिसाब से वो वर्क करते चला जा रहा है। ठीक, ठीक, एक एग्जांपल देखिए, सपोज करिए ये सोल्यूशन है आपका। ठीक, अब ये सोल्यूशन है, आपने अब इसमें क्या किया, कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप कर रहे हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक, सपोज कीजिए कि इसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है और एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, तब अगर आपके इस सोल्यूशन में एंजाइम एंजाइम उसके उसके कंसंट्रेशन के, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन रखा गया उसके कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो आपका ये सॉल्यूशन, जो आपने ये रिएक्टेंट लिए हुए हैं, जो आपने ये लिया हुआ है उत्पाद, ये सॉरी, जो आपने ये अभिकर्मक लिया है, ये आगे चल के उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से करेगा। करने का मतलब, अगर आपकी सॉल्यूशन में एंजाइम है तो उसका जो कार्य करने की दर होगा, उसका जो वेग होगा वो काफ़ी तेज होगा, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो आपके एंजाइम के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ठीक, यही बात बताया गया यहाँ पे कि व्हेन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, जब आप, ठीक,
अब जैसे ही आप अपने सॉल्यूशन में एंजाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये अपने रिएक्शन को बढ़ाता चला जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी से होने लगेगा। ठीक, when एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज। ठीक, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन में एंजाइम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो उसकी अभिक्रिया का वेग होगा वो काफ़ी तेज हो जाएगा। ठीक, it indicates that enzyme concentration is directly proportional to the velocity of enzyme। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य करने की दर है, उसका जो वेग है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एंजाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं तो और तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप एंजाइम कम दे रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो आपको क्या हुआ, आपको आपका रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो भी तेज होगी। कहने का मतलब एंजाइम जो है आपके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंजाइम आपके कंसंट्रेशन के क्या है, एंजाइम आपकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाई। अब दूसरा आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या मतलब है, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक आल्सो इंक्रीजेज। सपोज करिए कि आपने इस सॉल्यूशन में, ठीक, इस सॉल्यूशन में क्या किया कि एंजाइम सारा इसमें पूरे मात्रा में आप एंजाइम ही डाल दिए, तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सिर्फ इसमें एंजाइम ही रह जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। ठीक, तो जितने मात्रा में आप प्रोडक्ट को एंजाइम को डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको सबस्ट्रेट को भी डालना है, तब जाके आपके एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक, कहने का मतलब सबस्ट्रेट भी बढ़ाना होगा आपको, यानी कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और आपके एंजाइम का कंसंट्रेशन, तब आपकी जो है काफ़ी तेज़ी से होगी, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफ़ी तेज होगा। ठीक, इसी बात को आप ग्राफ के माध्यम से समझिए। सपोज करिए यहाँ पे सबस्ट्रेट है। ठीक, आप सबस्ट्रेट को भी बढ़ा रहे हैं और एंजाइम को भी बढ़ा रहे हैं। आप जैसे जैसे एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको एंजाइम बढ़ाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते चले जाएंगे और एंजाइम को बढ़ा देंगे और वो जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। लास्ट स्टेप होगा कि केवल 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 आपको प्रोडक्ट ही मिलेगा और आपको सब कुछ कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक, व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम आल्सो इंक्रीजेज। आप अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी अपने आप भी बढ़ेगी क्योंकि एंजाइम भी बढ़ रहा है। तो आल्सो इंक्रीजेज बट आफ्टर सर्टेन लिमिटेड रिएक्शन। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो आपका एक्टिविटी है वो रुक जाएगा। ठीक, यानी कि आपका प्रोडक्ट का ही सिर्फ फॉर्मेशन होगा और सारी एक्टिविटी रुक जाएगी, यानी कि इसी क्रिया को क्या कहते हैं लोग, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आइए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे km यानी किलो पर सेकंड मिनट है। ठीक, और यहाँ पे हाफ वी मैक्स है, यानी कि अभी आपने आधे कंसंट्रेशन देखा, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम पे। ठीक, सपोज करिए आपके बॉडी में यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी कि आपको फीवर हो जाए, तो आपके बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो कार्य करना कम कर देती है, यानी कि वो काम थोड़े कम कर देती है, यानी कि काम करना बंद कर देती है। यानी कि आपको अगर फीवर हुआ है तो आपको ऐसा फील होता है कि जब एंजाइम एक्टिविटी वहाँ पे बंद हो जाती है, यानी कि एंजाइम काम कम करता है लेकिन बट कम करता है, तो आपको लगती है कि आपको भूख नहीं लग रहा है। ठीक, और भी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती है। ठीक, मितैली आती है, ठीक, वोमिट भी हो जाती है। तो ये किसके एक कारण होता है कि टेम्परेचर का। यदि आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट भी रहा है, टेम्परेचर घट भी रहा है, तो आपकी बॉडी में जो सारी एंजाइम्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाती, वो कार्य नहीं कर पाती हैं।
ठीक। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि जब आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा या फिर घटा तो आपकी जो एंजाइम है वो कार्य करना बंद कर देती है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ठीक। जो एंजाइम होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम आपसे के 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग में जो एंजाइम होता है, जो ह्यूमन के बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काफ़ी अच्छा टेम्परेचर माना जाता है ह्यूमन के लिए। यानी कि इस टेम्परेचर पे ह्यूमन बॉडी में सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और किसी टेम्परेचर पे सारे एंजाइम एक्टिविटी करते हैं। इन केस ऑफ बर्ड में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि चिड़िया, यानी कि जिसको आप पक्षी बोल सकते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। ठीक। उनमें जो टेम्परेचर होता है 30 38 मतलब 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक। यानी कि इस टेम्परेचर पे उनके सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है। बैक्टीरिया में जो एंजाइम होते हैं वो 80 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, उस पर ये कार्य कर देते हैं। यानी कि 80 सेंटीग्रेड तक अगर उसका तापमान बढ़ रहा है फिर भी वो कार्य करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 100+ के जाने पर भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तब इसका जो ग्राफ आता है वो बेल शेप आता है। ठीक। यानी कि देखिए, जैसे सपोज करिए ह्यूमन के एंजाइम की एक्टिविटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक। मान लीजिए ह्यूमन में क्या है कि जो टेम्परेचर है 37 डिग्री यहाँ पे ऑप्टिमम मैक्सिमम माना गया है। अगर इसके नीचे टेम्परेचर होता है, ठीक, यानी कि कोल्ड हो जाता है, ठंडी लगने लगती है उनको, तो उनकी जो बॉडी में एंजाइम है वो डिक्रीज करना हो जाता है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी उनकी एक्टिविटी क्या होती है, जो है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है। यानी कि उसके अंदर, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करना डिक्रीज कर देते हैं, कम करना, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि व्हेन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज ओवर डिक्रीज, यहाँ पे ओ आर लिखिएगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, कम जल्दी घटने लगती है। ठीक। मैक्सिमम एंजाइम एक्ट एज ए मीडियम टेम्परेचर, जो सारी एंजाइम होती है एक मीडियम टेम्परेचर पे काम करती है, जिसका टेम्परेचर होता है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इन केस ऑफ मैमल्स, जो आपके मतलब मैमल्स यानी कि एनिमल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में इसी में आते हैं, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट इन केस ऑफ बर्ड, चिड़िया या फिर पक्षियों में जो टेम्परेचर होता है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पे उनके अंदर जो एंजाइम्स होती है इसी पे कार्य करती है। ठीक। सब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका जो क्या बोल सकते हैं आप, एंजाइम एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक। बिटवीन टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, यानी कि इसके अंदर ही उसकी टेम्परेचर होती है और इसी पे सारे कार्य होती रहती है, यानी कि उसकी अपक्रिया किधर होती रहती है। अब देखिए, मैंने आपको ग्राफ भी बताया, यदि आपका टेम्परेचर आपके बॉडी का बढ़ रहा है तो भी आपका जो एंजाइम है वो काम कम करता है, यानी कि जो उसकी एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो भी उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एंजाइम इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच से किस प्रकार से आपका एंजाइम इफेक्ट होता है, यानी कि वो काम कम करता है। ठीक। तो बात करते हैं पीएच की। तो आपको पता होगा कि आपके जो बॉडी का पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है वो 7 लगभग होता है, 6.8 होता है। ठीक। ठीक। तो आपके बॉडी में अगर पीएच की मात्रा बढ़ रही है, ठीक, तो भी आपके लिए नुकसान है। ठीक। आपके लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक। अगर आपके बॉडी में पीएच डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट भी रहा है, तो भी आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक। यानी कि उस पर आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक।
सपोज करिए कि आपके बॉडी में स्टमक है उससे पेप्सिन और रेनिन क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो भी आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक मिनिमम पीएच माना गया है 1.5 टू 2.8, यानी कि अगर इसके बीच में 1.5 से 2.8 के बीच में है, ठीक, 1.5 से 2.8 के बीच में है क्या स्टमक का पीएच, तो ठीक है, ठीक। इस पे आपकी सारी एंजाइम क्या करेंगी, एक्टिविटी करेंगी, इस पे सारे एंजाइम वर्क करेंगे। बट यदि आपके बॉडी में इसी का पीएच क्या हो जाए, बढ़ जाए, स्टमक का पीएच बढ़ जाए, तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अकर्स बिटवीन 6 से 8, ठीक। जो आपके ज़्यादातर एंजाइम होते हैं वो 6 से 8 पीएच पे काम करते हैं, ठीक। अगर आपके बॉडी में टेम्परेचर यानी कि पीएच इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक, देन एक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेज, तब आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जांपल समझिए स्टमक आप यानी कि एंजाइम ऑफ स्टमक, जो स्टमक से एंजाइम सिक्रेशन होता है पेप्सिन और रेनिन का, वो क्या होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में ही कार्य करते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या होता है 1.5 से, जिसका पीएच 1.5 से 2.8 होता है। अगर इसके बीच में है तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। अगर इसके नीचे चला जाता है तो भी उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर इससे ऊपर भी जाता है तो भी इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चार आपको मैंने इफेक्ट के बारे में बताया। अब इसकी आप डायग्राम देख लीजिए। मैंने बताया कि जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.54 होता है। इस ब्लड के पीएच में देखिए क्या है, अगर ये आपका ब्लड का पीएच यानी कि आपके ब्लड में जो उसका पीएच है तो वो 7 है। अगर आपके ब्लड का पीएच 7.4 से कम होता है या फिर 7.4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपके ब्लड से ही सारे जगह पे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। और यही कारण है कि आपको जब बुखार या फिर फीवर हो जाता है जिसको बोलते हैं, या फिर कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, ठीक, जिसको सर्दी बोलते हैं आप, तो भी आपकी एंजाइम क्या होती है, एक्टिविटी कम करती है, क्योंकि उसका जो पीएच है वो 7.4 के नीचे आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं 7.4 के ऊपर चला जाता है। तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे ढंग से एक्टिविटी नहीं कर पाती है, यानी कि उसका पीएच का जो क्राइटेरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि पीएच उसका डिस्टर्ब हो जाता है। और इस जो है कि पीएच में यानी कि 7 पीएच का जो ग्राफ होता है वो बेल शेप्ड होता है, यानी कि घंटी के आकार का होता है, बेल शेप्ड होता है, ठीक। तो ये बात है कुछ आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में, यानी कि पीएच के बारे में, कि कौन कौन से पीएच पे, किस पीएच पे आपका जो है कि बॉडी एंजाइम एक्टिविटी करता है। तो मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ता है या फिर घटता है तो भी आपके बॉडी में जो एक मिनट, मैंने बताया कि आपके बॉडी का अगर एंजाइम इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है तो भी उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। उसके बाद मैंने बताया कि सबस्टेंस का कंसंट्रेशन यदि आप इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। फिर मैंने बताया अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी में, यानी कि आपके एंजाइम पे। एंजाइम अगर आपके बॉडी की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है तभी आपके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि आपके टेम्परेचर से जो एंजाइम कार्य करे वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। यदि आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम का वेलोसिटी होगा, जो उसकी कार्य करने की क्षमता होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, अगर घट रही है तब भी, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर घटा तो भी एंजाइम की जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपके जो बॉडी होंगे उसमें
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फिर बात आता है पीएच का। यदि आपके बॉडी में पीएच का कंसंट्रेशन, यदि पीएच अगर डिस्टर्ब हो रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो भी आपकी एंजाइम वहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर पाती है। आपके बॉडी में जो है कि उसका जो है कि आपके पीएच का क्या होता है, डिक्रीज किया जाता है पीएच का कंसंट्रेशन, और आपका एंजाइम उस पर एक्टिविटी नहीं कर पाती है। तो ये कुछ पॉइंट रहा, मैंने आपके बताया एंजाइम के बारे में। ठीक, अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो आपका आज सैटरडे है, सैटरडे भी अब मंडे को आपको जो बॉटनी की क्लास मिलेगी शाम के 7 बजे ही, और उसके बाद आपको ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये तीनों दिन आपको बॉटनी की क्लास मिलेगी। ठीक, बॉटनी की क्लास मिलेगी। उसके बाद जब आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएगा तो आपको जो है कि आपके जूलॉजी की क्लास मिलेगी। तब उस लेक्चर में मैं आपको जो है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बताऊंगा कि आपका जो एंजाइम है वो किस प्रकार से किस मैकेनिज्म में कार्य करता है। यानी कि वहाँ पर मैं आपको लॉक एंड की थियरी के बारे में बताऊंगा एंड इंड्यूस्ड फिट थियरी के बारे में बताएंगे कि लॉक की थियरी क्या होता है और इंड्यूस्ड फिट थियरी क्या होती है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और यदि आप वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर नए हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे।